फार्म सिस्टम्स यानी कि किस तरह से खेतों की बनावट है या किस तरह से खेती होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए बाकी लोग। फार्मिंग रिक्वायर वेरियस थिंग्स, जो खेती है। आर्यन चौधरी कौन है? हैंड रेज करो। सच एज सीड, जैसे फार्मिंग के लिए बीज की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, लेबर की जरूरत होती है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनपुट्स, इनको इनपुट्स कहा जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इनको इनपुट्स कहा जाता है, यानी जो मेन थिंग्स हैं जिनके जरूरत बहुत ज्यादा है वो इनपुट्स हैं। बीज है, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर। दे आर इम्पोर्टेंट टू गेट द आउटपुट, और ये आउटपुट देने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे क्रॉप है, वूल है, डेयरी है या पोल्ट्री प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए इनपुट बहुत जरूरी होता है। दस फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, इसीलिए फार्मिंग को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है। टू बी एबल टू टर्न द इनपुट इनटू आउटपुट्स, और ये इनपुट्स को आउटपुट पे कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है। एक्टिविटीज सच एज प्लगिंग, सोइंग, एरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर नेसेसरी। यानी खेतों को जोतना, बीज को बोना, सिंचाई करना और फसलों का जो काटना है, और वीडिंग अंडरलाइन कर लेना, इसको बाद में इसका मीनिंग डिफाइन कर दूंगी। तो ये सारी चीजें खेती में जरूरी होती है। चलिए, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। खेती जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है ओनली टू मीट द नीड फॉर द फार्मर एंड हिज फैमिली, वो सिर्फ फार्मर और उसकी फैमिली की जरूरत को पूरा करने के लिए होती है। सब्सटेंस फार्मर्स कल्टिवेट द क्रॉप देमसेल्फ, वो अपने आप से फसल को बोते हैं, और बाय यूजिंग सिंपल टूल्स, और सिंपल टूल्स का यूज करके उसको काट लेते हैं और अपने घर के यूज के लिए लंबे समय तक उसको रखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग भी दो तरह से होती है, पहला है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी है एक्सटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है वो है फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप, जब जो किसान होता है वो एक से अधिक फसल को पूरे साल में उगाता है जमीन के छोटे टुकड़े पर। इट इज अ लेबर इंटेंसिव, उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, एंड रिक्वायर्स मेनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और स्टेप इसके लिए। और उसे जब फसल को लेबर की जरूरत तो पड़ती है, इसके अलावा वो जो फसल है वो कई स्टेप्स से होकर गुजरती है। इसमें आपके राइस, पल्सेस, ऑयलसीड आते हैं, जिनको आर वाइडली ग्रोन इन दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में दालें, जो आपके तिलहन होते हैं, यानी जो तेल वाले अनाज होते हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है, वो और राइस होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन द मानसून रीजन ऑफ साउथ इंडिया, ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में। जो सब्सटेंस फार्मिंग है मोस्टली वो आपके मानसून रीजन, जहां पर बारिश होती है मानसून सीजन में, उन प्रदेशों में होती है, जिसमें आपका साउथ इंडिया आता है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के प्रदेश आते हैं। विच आर द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, जो प्रदेश जनसंख्या में ज्यादा घने बसे हुए हैं वो प्रदेश इनमें आते, देश और प्रदेश इसमें आते हैं, जहां पर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसको ध्यान रखिएगा, फार्मर जो होता है एक से अधिक क्रॉप को साल के मतलब थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में जमीन के छोटे टुकड़े पर उगाता है। ये लेबर इंटेंसिव होती है, इनमें लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि राइस है तो आपने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, मशीन से काम नहीं हो सकता है। अब आपकी आती है प्रिमिटिव सब्सटेंस बोलते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस, देयर आर टू प्रिमिटिव मेथड ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग के दो प्रिमिटिव मेथड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता है, जमीन के जंगल के टुकड़े को साफ किया जाता है, पेड़ पौधों को काटकर वहां पर खेती की जाती है,
उसको और उसके बाद जब फसल काट ली जाती है तो उस जमीन के टुकड़े को जला दिया जाता है, यानी वहां पे जो बचा हुआ फसल का जो भी कुछ रहता है उसको जला देते हैं। तो वो होती है स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसे कहा जाता है। और आफ्टर 4-5 years the loss of its soil loss its fertility, और 4-5 साल में मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है, क्योंकि 4-5 साल तक उसी जमीन पर वो खेती करते रहते हैं, उसके बाद ही उसको जलाते हैं, मतलब फिर वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाते हैं। इसमें आपके मेज आते हैं, यम्स आते हैं, यम्स से सूरन और कद्दू उसके सूरन और उसके लिए यूज होता है, घुइयां के लिए, बंडे के लिए यूज होता है, ठीक है, यम्स। कसावा है, पोटैटो, ये सब इस तरह उगाए जाते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है मोस्टली जंगल वाले जो प्रदेश है, जैसे अमेज़न बेसिन है, ट्रॉपिकल रीजन अफ्रीका का है, यानी कॉन्गो बेसिन जो है, और साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूज की जाती है, ठीक है। अगला है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग है हर्ड व्हेन मूव्स वन प्लेस टू अनदर विद द लाइव स्टॉक इन सर्च ऑफ फूड। अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर फसलों के लिए मूव करते हैं, खाने के लिए मूव करते हैं। द कॉमनली रेयर्ड एनिमल, और ये मोस्टली अपने साथ शीप, गोट, याक और कैमल जैसे जानवरों को रखते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, ये जानवर इनको दूध, ऊन, हाइड ऑन द अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, हाइड एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। हाइड यहाँ पर किसे कहा जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लो, कंफर्म करके बता दूंगी। और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स जो चरवाहे होते हैं या जानवर पालने वाले जो लोग हैं उनको देते हैं और उनकी फैमिली को ये देते हैं, यानी कि ये लोग नोमैडिक घुमक्कड़ वाले होते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचकर, जैसे दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट हैं, वूल है, ये सब देकर अपने लिए फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग ग्रो क्रॉप एंड रेयर एनिमल, इसमें फसलें भी उगाई जाती है और जानवरों को भी पाला जाता है। दैट दे कैन सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड रेयर एनिमल्स सो दैट दे कैन सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और फिर ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाजारों में बेचते हैं। मोस्ट सच फार्मर्स ओन लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, इनके पास जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। दे आल्सो यूज मशीन टू कल्टीवेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप, ये बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग रिक्वायर्स मच मोर मनी देन सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है सब्सटेंस फार्मिंग से। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टाइप, इनको 3 बड़े भागों में बांटा गया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी कि फसलों को जो उगाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है, यूरोप, एशिया में, जहां पर घास के बड़े मैदान है, विच हैव अ लार्ज प्लॉट्स ऑफ फ्लैट लैंड, यहाँ पर जमीन जो है वो फ्लैट लैंड के रूप में होती है और बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है, और ये कम घने बसे हुए क्षेत्र हैं। Which mean farmer usually have to depend on machine, इसलिए यहाँ पर जो फार्मर्स है वो मशीन पर डिपेंड करते हैं। Wheat और maize are the 2 most commonly grown food crops. आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में सबसे ज्यादा गेहूं और मक्के का कॉर्न का उत्पादन किया जाता है। फिर आती है मिक्स फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड टू ग्रो फूड क्रॉप्स अलोंग विद फॉडर क्रॉप्स फॉर लाइव स्टॉक। इसमें मिक्स फार्मिंग होती है, इसमें अनाज के साथ जानवरों के चारे की जो फसल होती है उसको भी उगाया जाता है। This form of agriculture is practiced in Europe. इसकी प्रैक्टिस यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में की जाती है, यानी गेहूं के साथ या गेहूं या जो भी फसल वो उगा रहे हैं उसके साथ जानवरों के चारे के लिए जो फसल होती है, जो जानवरों का हरा चारा होता है उसकी भी खेती की जाती है। सिर्फ वो घास तो खाते नहीं है, उनके लिए हरे चारे भी उगाए जाते हैं, तो उसको ये लोग यहाँ साथ में उगाते हैं, वो होती है मिक्स्ड फार्मिंग। फिर आती है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग है ऑन प्लांटेशन अ सिंगल क्रॉप इज हाई कमर्शियल वैल्यू कल्टिवेटेड ऑन वेरी लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, जो हाई कमर्शियल वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है उसको इन लोग अपने बहुत बड़े जमीन पर उगाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, बनाना, रबर और कॉटन की प्लांटेशन की जाती है, यानी जिनके पेड़ उगाए जाते हैं, जैसे कॉफी का भी पेड़ होता है, टी का भी पेड़ होता है, बनाना, इन सब चीजों की
ये सब जो होते हैं कैश क्रॉप होते हैं, ठीक है, पर ये प्लांटेशन फार्मिंग होती है इनकी। ओके, farm produced to proceeded in nearby factory, और जो फार्म होता है वो फैक्ट्री के पास होते हैं। Such factories are often owned by same people who own the plantation, यानी जो चाय की, जिसका चाय का बागान है उसकी चाय की फैक्ट्री होती है। Planting farming requires a large amount of money and labor. प्लांटेशन फार्मिंग जो है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, साथ में लेबर की भी जरूरत होती है, यानी आपको मजदूरों की भी बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। मेजर कॉफी प्लांटेशन आर फाउंड इन ब्राजील, टी प्लांटेशन आर फाउंड इन इंडिया एंड रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन मलेशिया। ये जो तीनों प्लांटेशन है ये इन देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्राजील और इंडिया और मलेशिया में। ठीक है, तो ये था आपका, यानी कि आपको जो खेती होती है इनपुट और आउटपुट तरीके से होती है, यानी हम इनपुट में आपके बीज और सब कुछ आते हैं और आउटपुट में आपकी तैयार फसल आती है। ठीक है, फिर इसको दो भागों में बांटा गया है, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है। और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को दो भागों में बांटा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग में। ठीक है, हो गया। फिर कमर्शियल फार्मिंग जो आपकी है उसको तीन भागों में बांटा गया, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल मिक्स फार्मिंग और आपकी प्लांटेशन या प्लांटेशन फार्मिंग में डिवाइड किया गया है। अब आपको यहाँ पर चंद्र प्रकाश की एक केस स्टडी दी जा रही है जिनको पूर्णिमा जल्दी से पढ़ना। Okay, ma'am. Chandra Prakash field. My name is Chandra Prakash. Welcome to my field. I have brought my wife and my brothers to work today. Since I needed help with sowing seeds, I grew enough crop for myself and my family on the small plot of land that we own. We do not sell the agricultural products in the market like other farmers. To make up for this, I grow 2 crops in a year so that we have a variety of food crops to eat. I own 2 bulls and a plug. My wife takes good 2 bulls and a plug. My wife takes good care of the bulls. We started rearing goats for milk last year, but we had to sell the goat as we needed money. The rainy season has started, so my field are ready with standing water for the seeds that I stored from last year's crop. I am going to plug and prepare the field for sowing. Use cow dung to fertilize the soil and sow the seeds with the help of my family members. During winter, I will grow pulses so that the fertility of the soil is restored by the leguminous plant. चंद्र प्रकाश ने अपनी स्टोरी में बताया है, I have brought my wife and my brother to work today. उसका कहना है कि आज मैं आपका अपने खेतों में स्वागत करता हूँ और खेतों में वो अपने भाई और बीवी वाइफ के साथ आया है। आज कह रहा है आज हम यहाँ पर आई नीडेड हेल्प विद सोइंग, के बीजों को बोने में मुझे इनकी मदद चाहिए, और आई ग्रो इनफ क्रॉप फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए पर्याप्त मात्रा में फसल उगा लेता हूँ। मेरी फैमिली एक छोटी सी जमीन पर हम ये सारा काम करते हैं, जिसमें हमारी खुद की जमीन है। अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हम उसको मार्केट में नहीं बेचते हैं जैसे अदर फार्मर्स बेच देते हैं। टू मेक अप फॉर दिस, और इससे बनाए रखने के लिए आई ग्रो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, मैं एक साल में 2 फसलें उगाता हूँ। सो दैट वी हैव अ वैरायटी ऑफ फूड, इसलिए हमारे पास जो फूड क्रॉप्स की वैरायटी हो जाती है खाने के लिए। और मेरे पास 2 बैल है खेतों को जोतने के लिए, मेरी वाइफ उनकी बहुत अच्छे से केयर करती है। हमारे पास 2 बकरियां थी पिछले साल दूध के लिए, बट हमने उन्हें पैसों के लिए बेच दिया। रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है मेरे फील्ड जो है, मेरे जो खेत है वो पानी से भर जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे से चावल जो धान है उसकी खेती हो जाती है। इस साल आई एम गोइंग टू सो राइस सीड दैट आई स्टोर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर क्रॉप, इस बार मैं चावल के बीज बोने जा रहा हूँ जो पिछली बार मैंने फसल से बचाकर रखे थे। ओके, बचा के रखे थे। आई एम गोइंग टू प्लग एंड प्रिपेयर द फील्ड फॉर सोइंग, मैं खेतों को बोने के लिए तैयार कर रहा हूँ बीज बोने के लिए। यूज काउ डंग, मैं काउ डंग का यूज कर रहा हूँ फर्टिलाइजर, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए।
और बीज बोने के लिए विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा। विंटर के समय मैं इसमें दालें बोऊंगा so that the fertility of the soil is restored by the leguminous plant. leguminous plant आपको पता है वो प्लांट जिसमें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन स्टोर हो जाती है। ओके, इसीलिए वो दालों की खेती कर रहा है जिससे कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो फिर से बनी रहे। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो अब आपसे इसके बाद किसकी खेत के बारे में बताया जा रहा है? सत्येंद्र के। सत्येंद्र फील्ड। सत्येंद्र से पढ़ना। आर्यन दुबे। यस मैम। करो, रीड करो। मैम सत्येंद्र, मैम सत्येंद्र फील्ड। हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी से। Namaskar, I am Satyendra Chand Prakash Nebar. I am one of the richest farmer in the village. I wasn't always this rich. I started growing crops that still for a high price in a market, such as sugarcane. These help me earn a good profit, and since then I have been earning well. This has helped me buy new and improved farm machines such as tractors, drillers, and harvesters. Now I can cultivate without taking any help from my family members. My sugarcane plantation is spread over 15 hectares, which is quite a large area. Therefore, I have started employing labor during some reason when my fields need to be fertilized or harvested. Sometimes even Chand Prakash works on my field to earn some extra money. Sugarcane takes away a lot of water and soil nutrients, so I keep a good check on my plantation. I take help from the Krishi Vigyan officials who have always advised me on how to keep my crops healthy. I transport the crops at the end of the year to the nearest market where I sell them to the person offering me the highest price. चंद्र प्रकाश का नेबर है सत्येंद्र, जो कहता है मैं सबसे अमीर किसान हूँ यहाँ गाँव का। I was not always this rich. मैं इस तरह से हमेशा अमीर नहीं रहा हूँ। I started growing crop that sell for a high price in the market. मैंने जो फसलें उगाई उनको बहुत ऊंची कीमत पर बाजारों में बेच दिया, जैसे कि गन्ना। This helped me to earn a good money profit, जिससे मुझे अच्छा फायदा हुआ और आज I have been earning well. आज के समय में मैं अच्छा कमा ले रहा हूँ। This has helped me buy a new and improved farm, जिसकी वजह से आज मैंने एक अच्छा खेत खरीद लिया है। मशीन है मेरे पास, जैसे ट्रैक्टर है, ड्रिलर है, हार्वेस्टर है। Now I can cultivate with taking any help of, मैं बिना अपने परिवार के सदस्यों की मदद लिए ये काम कर सकता हूँ, खेतों को जोत सकता हूँ, रेडी कर सकता हूँ। My sugarcane plantation is spread over 15 hectares. 15 hectares के क्षेत्र में मेरे गन्ने की खेती फैली हुई है, which is quite a large area, जो बहुत बड़ा एरिया। Therefore I have started employing labor. अब आज के समय में मैं जो मजदूर है उनको भी काम देता हूँ। During some season when my fields need to be fertilized or harvested, जब मेरी फसलों को काटना होता है या उनको उपजाऊ बनाना होता है, तब मैं लेबर्स को भी रखता हूँ। कभी कभी चंद्र प्रकाश भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मेरे खेतों में काम करता है। शुगर केन जो है उसको बहुत ज्यादा पानी और सॉइल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए तो आई कीप अ गुड चेक ऑन माय प्लांटेशन। मैं अपने पेड़ों की बहुत अच्छे से चेकअप कराता हूँ, ये देखभाल करता हूँ। और इसमें आई टेक हेल्प, इसके लिए मैं कृषि विज्ञान ऑफिशियल जो है उनकी भी सलाह लेता रहता हूँ, कैसे मैं अपने फसलों को स्वस्थ बनाकर रखूं। I transport the crops at the end of the year, और मैंने अपनी फसल को साल के आखिरी में बाजार में ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। बाजार जो पास में बाजार है वहां पर भेज देता हूँ। Where I sell them to the person offering me the high, और वहां पर मैं उसे बेचता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी कीमत देते। ओके, अब आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है आपको सत्येंद्र के खेत का साइज बताना है, चंद्र प्रकाश के खेत का साइज बताना है, कौन सी दोनों फसलें उगाते हैं वो बताना है, लेबर का यूज कौन करता है कौन नहीं करता है, मतलब फार्म टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कौन से औजार यूज करता है, अमाउंट ऑफ यील्ड, कितना फसल वो लोग कितना क्षेत्र अपना बोते हैं, ठीक है। सोल्ड इन मार्केट, यस और नो में बताना है। क्या चीज बाजार में बेचते हैं, मतलब बाजार में फसलों को बेचते हैं नहीं बेचते हैं, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है।
Which farmer does not sell his produce at the market? Why? कौन अपनी फसलों को बाजार में नहीं बेचता है? क्यों नहीं बेचता है? चंद्र प्रकाश। नहीं बेचता है क्योंकि चंद्र वो सिर्फ प्रकाश। अपने यूज के लिए Because फसलों को उगाता है। ठीक है, क्योंकि वो कौन सी फार्मिंग करता है? आपकी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करता है, सिर्फ अपने यूज के लिए उगाता है। और whose family work along with him, किसकी फैमिली साथ में काम करती है? Why does he सत्येंद्र। चंद्र चंद्र प्रकाश। की family करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो वर्कर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइव स्टॉक को कौन अपने साथ रखता है? चंद्र प्रकाश अपने साथ रखता है। यूज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, यूजेस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हाई? क्यों ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स को यूज करता है? हु यूज मॉडर्न फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हाई? सत्येंद्र मॉडर्न यूज करता है और क्योंकि उसके पास पैसा है, वो रिच है, जबकि ये यूज नहीं करता है मॉडर्न फॉर्म, ट्रेडिशनल फॉर्म यूज करता है क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स को खरीद सके। हु अर्न मोर मनी? सत्येंद्र ज्यादा पैसा कमाता है। सत्येंद्र। हाँ, क्योंकि वो अपनी फसलों को हाईएस्ट रेट पर बाजार में बेचता है। Who had more agriculture output? किसके आउटपुट ज्यादा आता है? सत्येंद्र का सत्येंद्र ज्यादा आता है क्योंकि वो अच्छा फर्टिलाइजर यूज करता है। ठीक है, वो कैश क्रॉप उगाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कहा, अब आपसे वो कह रहा है, क्वेश्चन जो आपके आगे दिए गए हैं उसको जरा पढ़िएगा। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मांझी एंड पवन आर नेबर्स। मांझी हैड अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मांझी के पास छोटी जमीन है which he used to cultivating using simple farming tools such as a plug। प्लग माने हल होता है। ठीक है, और स्पेड एंड सिकल, इन चीजों को यूज करता है। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल है। ठीक है, he grew rice and pulses every year। वो चावल और दाल उगाता है। पवन जो है ट्रैक्टर का यूज करता है शुगर केन के खेत में। स्प्रेड ओवर द वास्ट 115 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अपनी उसकी जो खेती है वो 115 हेक्टेयर पर फैली हुई है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Who would have a greater agriculture output? किसके पास ज्यादा आउटपुट आएगा? पवन। Who produce cash crop? कौन कैश क्रॉप उगाता है? पवन। Who is likely to produce crops only for his and his family consumption? कौन अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए? मंजनी नहीं लिखा, मांझी लिखा है शायद। मांझी है। और कौन who is practicing substance farming? कौन सब्सटेंस फार्मिंग करता है? मांझी। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बताया जा रहा है। मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट द इन्वेंशन ऑफ द प्लग, बहुत इतिहासकारों का मानना है कि जो हल का आविष्कार हुआ है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती में बढ़ोतरी करने के लिए हल का आविष्कार किया गया। आफ्टर द प्लग, हल के बाद देयर हैव बीन मेनी मोर इन्वेंशंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हल के बाद बहुत सी मशीन्स का आविष्कार हुआ। और दीज इन्वेंशंस आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हिस्सा है। नॉट एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड हैज रीच्ड द सेम लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब दुनिया का हर क्षेत्र, हर प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में नॉट वेरी प्लेस इन द वर्ल्ड हैज रीच्ड द सेम लेवल पर नहीं पहुंचे। यानी कोई देश खेती में बहुत ज्यादा आगे है तो कोई देश ऐसा भी है जो बहुत पीछे है, जहां पर आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। आप इंडिया में भी ले लो तो हर कोई एबल नहीं है कि वो आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स ही यूज करता है। आज भी लोग खेतों को हाथ से काटने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर कही जा रही है। डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन हैव वेरी डिफरेंट फार्मिंग मेथड देन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है यानी जो विकसित कंट्री है, जैसे आपका यूएसए है और बाकी जो आपकी फॉरेन कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, ठीक है, वहाँ वो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, इन देशों से ज्यादा अच्छे मेथड को यूज करते हैं। फार्मर आर मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज प्रैक्टिसेस
इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। डेवलपिंग कंट्रीज यानी भारत, पाकिस्तान, जो आपके विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों में आज भी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है। और ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जमीन के छोटे टुकड़ों पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, जबकि फार्मर इन डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में जो किसान है वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, यानी बड़े जमीन के टुकड़ों पर खेती करते हैं मशीन का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर टू पुअर, आज भी भारत में बहुत से किसान हैं जो बहुत गरीब हैं, टू ओन अ ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर को लेने के लिए, जबकि जो यूएसए का किसान है वो प्लान्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन देयर फार्मलैंड, जबकि वो यानी भारत का किसान ट्रैक्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकता है और यूएसए का जो किसान है वो अपने खेतों में कीटनाशकों का स्प्रे करवा रहा है। ठीक है, लेवल्स ऑफ द एजुकेशन आल्सो मेक द डिफरेंस। दोनों जगहों पर यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो एजुकेशन लेवल है वो भी डिफरेंट है। मोस्ट फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर लिटरेट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां के जो किसान है वो पढ़े लिखे होते हैं, जबकि भारत जैसे देश के जो किसान है वो कम पढ़े हुए होते हैं, टेंड टू बी इलिटरेट, वो कम पढ़े हुए होते हैं या अनपढ़ होते हैं। Literacy and education help farmer to know which technology is used to increase crop production so that they have crop to sell। ये जो पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है, ये भी किसानों को हेल्प करती है कि कौन सी तकनीक का यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उससे हमारी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो चीज बता रहे हैं। सेलिंग क्रॉप हेल्प फार्मर टू अर्न, और जब पढ़ाई होगी उनके बाद, जब वो शिक्षित होंगे तो वो अच्छे से फसल को उगा सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अब्रामम की स्टोरी दी जा रही है। हाँ, फार्मिंग इन अब्रामम और यूएसए दोनों की फार्मिंग स्टोरी दी जा रही है, जिसको कोई पढ़ना, रीड करना। हम करें रीड, हम करें। पूर्णिमा प्रियांशी को कर दो, प्रियांशी उसके बाद अस्मित। ओके मैम। okay ma'am. Most farmers of Abiram village barley produce enough for themselves because the size of the land holdings kept getting smaller and smaller. The average plot size reduced to only about 1.5 hectares. As a result, the income of farmers decreased. They could not buy any modern farm equipment to improve crop yield. Moreover, most farmers did not have storage facilities in the village. As a result, vegetables, milk, and other agricultural products got spoiled. In recent years, the government has helped these farmers by reducing rates for electricity and providing more loans. Moreover, government officials are often sent to the Abiramam to advise farmers on efficient farming methods. The government has been creating more storage facilities as well so that items like milk, eggs, and vegetables do not get spoiled. These government action have helped the hard-working farmers of Abiramam to earn money by selling these products and avoid suffering losses. ठीक है, माइक ऑफ कर लो। मोस्ट फार्मर्स ऑफ अब्रामम विलेज बार्ली की खेती करते हैं, अब्रामम गांव के जो लोग हैं, ठीक है, प्रोड्यूस बार्ली एनफ देमसेल्फ बिकॉज़ दे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग केप्ट गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो बहुत छोटी है और द एवरेज प्लॉट साइज रिड्यूस्ड ओनली अबाउट 1.5 हेक्टेयर, और जो उनके पास जो एवरेज है वो कम से कम 1.5 हेक्टेयर का है, जिसकी वजह से द इनकम जो है वो बहुत कम है, घटी हुई है। दे कुड नॉट बाय एनी मॉडर्न फार्म ऑफ इक्विपमेंट, वो अपने खेतों को या अपनी फसलों के इम्प्रूवमेंट के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं। मोर एवर, इसके अलावा मोस्ट फार्मर डिड नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटी इन द विलेज, उनके पास गांव में स्टोर हाउसेस भी नहीं है, जिसकी वजह से वेजिटेबल, मिल्क और अदर जो
प्रोडक्ट है उनके वो खराब हो जाते हैं। कुछ सालों में गवर्नमेंट हैज हेल्प दीज फार्मर बाय रिड्यूसिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल किसानों के लिए कम कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें लोन्स भी दिया जाने लगा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनको भेजा जाता है अब्राहम में कि गांव के किसानों को हेल्प की जाए, उन्हें एफिशिएंट फार्मिंग के मेथड्स को की सलाह दी जाए। गवर्नमेंट ने इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज को भी वहां पर गांव में फैसिलिटेट किया है, जिससे कि मिल्क है, एग है या वेजिटेबल्स है वो खराब ना होने पाए। दीज गवर्नमेंट एक्शंस हैव हेल्प्ड द हार्ड वर्किंग फार्मर्स। और जो गवर्नमेंट का ये काम है कि स्टोरेज हाउस खुलवाना, लोगों को वहाँ पर ऑफिसर्स को भेजा जाता है सलाह के लिए, तो इससे जो हार्ड वर्किंग फार्मर है उनको हेल्प हुई है अब्राहम में, और वो पैसा कमाने लगे हैं बाय सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड अवॉइड सफरिंग लॉस। घाटा जो उसका होता था, जो नुकसान होता था, उसको वो आपको सफर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यूएसए की मैं पढ़ रही हूँ। यूएसए जो है वहाँ के जो खेत होते हैं वो भारत के खेतों से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। द एवरेज साइज ऑफ फार्म, जो यहाँ का एवरेज साइज होता है फार्म का, वो इन यूएस स्टेट ऑफ इदाहो 250 हेक्टेयर, यानी भारत के खेत से वहाँ के खेतों का जो हेक्टेयर है वो 250 हेक्टेयर बड़े होते हैं। मोस्ट अमेरिकन फार्म्स ग्रो, वहाँ के जो लोग हैं मोस्टली वो कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट्स उगाते हैं। द फार्मर्स आर एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड, जो किसान है वो पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, इन्फॉर्म्ड यानी उनके पास हर तरह की जानकारी होती है। दे टेक एडवाइस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, विदेशों में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं, लोग उनसे सलाह लेते हैं। दे ऑल्सो गेट वेदर फोरकास्ट, उनके पास वेदर फोरकास्ट भी टेलीविजन के थ्रू वो लेते रहते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, विच हेल्प देम प्रिपेयर फॉर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, और जिससे वे अपनी जो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होती हैं, कभी भी बारिश होने लगे तो वो उसके लिए रेडी रहते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। दीज फार्मर यूज पेस्टिसाइड्स, और ये किसान कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। दे ऑल्सो सेंड सैंपल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द फील्ड टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू लर्न हाउ मच द सॉइल नीड्स टू बी फर्टिलाइज्ड, और ये अपने खेतों की जो मिट्टी है उसको सॉइल लेबोरेटरी जो होती है वहां पर भेजते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि उनकी मिट्टी में कितनी उपजाऊपन है। दे ऑल्सो यूज मेनी मशीन टू रन देयर लार्ज फार्म, और वो अपने खेतों में मशीन का यूज करते हैं। द क्रॉप यील्ड इज स्टोर्ड इन द, और जो खेत जो फसलें वहां पर बोई जाती है उनको स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता है, लार्ज बिन, बहुत बड़े बड़े बिन्स यानी कि टंकियों में, एंड बॉट इन द बल्क बाय मार्केट एजेंसी, और उनको बल्क के थ्रू, मतलब बहुत बड़ा एक बल्क कहते हैं भंडार के तौर पर मार्केट एजेंसी में लाया जाता है। ठीक है, ये था कि मतलब कुल मिलाकर एजुकेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट डिटरमाइंस वेदर द कंट्री हैज मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड, क्या अंतर है अगर कंट्री डेवलप्ड है और या लेस डेवलप्ड है फार्म सिस्टम में, जो अंतर बताना है। हाउ डू यू थिंक द फार्म इनपुट यूज्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द कंट्री इज एग्रीकल्चरली डेवलप्ड, और कैसे आप कह सकते हो कि जो इनपुट्स है यानी बीज है, खेती करने का तरीका है, पेस्टिसाइड्स है, या जो फार्मिंग है वो देश के एग्रीकल्चर डेवलप्ड पर निर्भर करती है। ये बात कैसे कह सकते हो, किस तरह की खेती वो लोग करते हैं, ये बात आप बता सकते हो इनपुट्स को देखकर। How do you agriculture input determining what kind of agriculture practice are used in farm system? ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा है। What does the farm in developing countries such as India look like? फार्म जो होते हैं, जो खेत होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में कैसे होते हैं? What kind of farming practice used? यहाँ पर कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस यूज होती है और कैसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं? ठीक है। What is the farm developed countries such as USA, like USA में कैसे फार्म होते हैं, कौन से फार्मिंग यूज करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? ठीक है, अब आप आ जाओ जल्दी से यहाँ पर। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन? प्लीज सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लो और देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर का नाम देना है। ब्रीडिंग फिश इन पॉन्ड एंड टैंक्स, pisciculture, breeding silkworm, sericulture, growing flowers and vegetable, horticulture, growing crabs, wine, viticulture. ठीक है। क्वेश्चन, राइट टू रीजन फॉर एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। आपको दो तरीके बताने, दो रीजन देने हैं एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स
टू द सेकेंडरी एंड द टेरिटरी एक्टिविटी। जो आपका स्टेटमेंट है कि ये कच्चा माल देता है सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी को, इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि क्यों खेती आवश्यक है और हाउ डिड कल्टीवेशन लीड टू सेटल्ड लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग, और कैसे खेती ने लोगों को स्थिर जीवन जीने के लिए मजबूर किया हंटर और गैदरर की लाइफ जो होती थी उससे। ओके, तो जब एक जगह खेती करने लगते हैं तो फिर अपनी फसल के लिए उनको रुकना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वहां की मिट्टी अगर फर्टाइल है, ओके, तो उस जगह पे फिर लोगों को एक अच्छी फसल होगी, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा खाने की व्यवस्था है, तो वो वहां पर फिर सेटल होने लगे। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर दो कंट्रीज के आपको नाम बताने हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर जो है राइस के 2 कंट्रीज, व्हीट की, जूट की, कॉफी की, कॉटन की और टी की। ओके, ये आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है 2-3 उसमें आंसर देना होगा कि खरीफ की फसल में चावल क्यों उगाया जाता है रेनी सीजन के बाद इंडिया में, क्योंकि जब खरीफ की फसल के लिए पानी ऑटोमेटिक रेन से खेतों में भर जाता है और ज्यादा फिर पानी सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। और रबी की फसल जो गेहूं है उसको रेनी सीजन में क्यों नहीं उगाते हैं, क्यों बोते नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फूड क्रॉप कैन ऑल्सो बी कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जो है वो भी कैश क्रॉप है, ऑब्वियसली बात है, आप उनको बेचते हो पैसा मिलता है, पर जो कैश क्रॉप है वो फूड क्रॉप क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फूड क्रॉप तो कैश क्रॉप है क्योंकि उनको बेचने पर पैसा मिलता है, बट कैश क्रॉप जैसे चाय और कॉफी है वो स्टेपल फूड नहीं है, लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो फूड क्रॉप में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम पूछा जा रहा है आपसे। लैंड इज क्लियर्ड, लैंड को क्लियर किया जाता है, लैंड को क्लियर किया जाता है, बर्निंग किया जाता है वेजिटेशन के बाद, आफ्टर कल्टीवेशन दैट फार्मर लीव द लैंड। ये कौन सी खेती है, स्लैश एंड बर्न है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लिख लीजिएगा वहां पर तुरंत। ठीक है। बी क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। फसलों को उगाया जाता है, जानवरों को पाला जाता है बाजार में बेचने के लिए। तो ये आपकी थी कौन सी खेती है मैम? ए बर्न कल्टीवेशन है। पढ़ो उसको, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 2 नंबर बता रहा है कोई, पूर्णिमा क्या होगा 2 नंबर में, कहाँ था ये? नोमैटिक, नोमैटिक फार्मिंग नहीं है, कमर्शियल फार्मिंग है। बी वाली आपकी कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है। सी फैमिली मेंबर वर्क ऑन द फार्म अलोंग विद द फार्मर, किसान के साथ उसके परिवार के लोग भी काम करते हैं, ये आपकी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है। ठीक है। फूड ग्रेन्स के साथ फॉडर भी उगाया जाता है, मशीन का यूज किया जाता है, ये आपकी मिक्स फार्मिंग है। ओके, पहला आपका स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिख सकते हैं, दूसरी आपकी कमर्शियल है, तीसरी आपकी इंटेंसिव सब्सटेंस है, चौथी आपकी मिक्स फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फीचर बताने हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के और इसकी क्या सब टाइप्स हैं वो बताने होंगे। इनपुट्स और आउटपुट सिस्टम क्या है फार्मिंग का ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। कौन सा मटेरियल डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में खेती के लिए लगता है वो बताना है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम ब्लॉक नंबर 29 एंड द लास्ट चैप्टर आपका पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी होकर आइएगा, वर्क आज का कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम।